एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटिविज़न में। और आज हम लोग नीट जेआरएफ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके अपडेटेड सिलेबस के अनुसार जो पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 5 है, उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ना है। तो यूनिट 5 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन को पढ़ना है। तो उन्हीं क्षेत्रीय संगठनों में आज हम यूरोपीय संघ के बारे में जानेंगे, यूरोपीय संघ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर का पार्ट 1 है। इसके बाद हम यूरोपीय यूनियन पे मेरा एक और लेक्चर आएगा। तो ये है पार्ट 1, जहाँ पे हम जानेंगे कि यूरोपीय यूनियन का बेसिक नॉलेज, उसके निर्माण की कहानी, उसका बैकग्राउंड, और इसमें जानेंगे कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसका जो शासन का ढांचा है वो क्या है। स्पेशली इस लेक्चर में हम लोग आज यही दो चीज़ कवर करेंगे। और इसका जो पार्ट 2 है उसमें देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन का मुख्य कार्य क्या है, और यूरोपीय यूनियन और भारत का रिलेशन क्या है, और ब्रेक्जिट क्या है। इन सारी चीज़ों को पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका टॉपिक है यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय संघ। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। और 19 के एग्जाम में भी इससे सवाल आया था। तो इससे संबंधित जो भी ट्रीटीज हुई हैं, जो भी संधियाँ हुई हैं वो, और इसका जो शासन का स्ट्रक्चर है उससे बहुत सवाल आते हैं। तो ये संगठन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि आखिरकार यूरोपीय संघ का निर्माण कैसे हुआ, इसके निर्माण की कहानी क्या है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक इमेज खुल रहा है। ये इमेज है यूरोपीय यूनियन का। ये जितने भी आपको यहाँ पे फ्लैग दिख रहे हैं, ये सारे फ्लैग यूरोपीय यूनियन के सदस्य मेंबर देशों का है, ठीक है। तो वर्तमान में जो इसके सदस्यों की संख्या है वो है 28, और ये सभी उन्हीं सदस्यों के क्या हैं, फ्लैग आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है यूरोपीय संघ। और आइए अब जानते हैं कि यूरोपीय संघ का निर्माण कैसे हुआ, उसका थोड़ा इतिहास के बारे में जिक्र करते हैं कि कैसे कैसे जो है यूरोपीय संघ बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले इतिहास को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार की, ठीक है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, जो 1939 से 1945 तक चला, ठीक है, ये युद्ध हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अहम योगदान रखता है। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो देखे होंगे कि बहुत सारे नए ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, बहुत सारे नए आइडियोलॉजीज का जन्म हुआ, बहुत सारे थ्योरीज का जन्म हुआ। तो खासकर आप कह सकते हो कि बृहद स्तर पे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका भी उद्भव आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही होता है, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ों का क्या है, बेस है। तो अगर हम बात करें यूरोपीय यूनियन का, तो यूरोपीय यूनियन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि एकीकरण का भावना फैलता है। क्योंकि जो युद्ध हुआ वो युद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि अति राष्ट्रवाद से सारे देश क्या हैं, ग्रसित थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या होता है कि यूरोप में एकता का भावना पैदा होता है, यूरोप में एकीकरण के बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि अति राष्ट्रवाद का परिणाम सभी देशों को भुगतना पड़ चुका था। जो भी देश उस युद्ध में शामिल थे उनकी स्थिति आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी थी, ठीक है। तो यूरोपीय देशों ने क्या किया कि अपनी इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए अपनी इस जर्जरता से परे आने के लिए उन्होंने आपस में एकीकरण का भाव लाया, आपस में एकता का भाव लाया। और उस एकता के भाव
के परिणाम स्वरूप क्या होता है, धीरे धीरे लोग 1 2 5 6 सदस्यों का एक समूह बनता है। लोग आपस में बैठते हैं और विचार विमर्श करना शुरू करते हैं कि हम सब यूरोपियन कंट्रीज जो हैं आपस में कैसे व्यापार को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग करें, और मतलब ऐसा क्या करें कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। ठीक है, तो यूरोपीय देशों ने आपस में व्यापार को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग की रणनीति पर विचार विमर्श करना आरंभ किया। और इसी क्रम में क्या होता है कि 1948 में सदस्य देशों की बैठक होती है और वहाँ पे ये बात कही जाती है कि हम लोगों को कम से कम एक ऐसा मंच तैयार करना चाहिए जहाँ पे हम सभी यूरोपियन कंट्रीज आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग कर पाएं और एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा फेडरेशन का निर्माण जरूर हो। तो कह सकते हैं कि जो ये 1948 में जो कांग्रेस की बैठक होती है, बहुत सारे यूरोपियन देशों के जो सम्मेलन होते हैं या फिर बैठक होती है, और वहाँ पे ये चर्चा होता है कि किस तरीके से एक समूह का गठन किया जाए जो हम लोगों की आर्थिक स्थिति को उबारने का काम करे। अब बात आता है 1952 में। 1952 में क्या होता है कि 6 देश, वो 6 देश हैं आपके बेल्जियम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। ये 6 देशों के द्वारा क्या होता है कि कोयला और इस्पात, मतलब कोयला और स्टील के उत्पादन को एक आम बाजार में रखकर उनकी संप्रभुता के हिस्से को खत्म करने हेतु एक संधि की जाती है। उस संधि का नाम है आपका पेरिस संधि, और इसके तहत एक कम्युनिटी की स्थापना होती है और उस कम्युनिटी का नाम है यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी। ठीक है, तो इसी क्रम में क्योंकि ये सारे देश अपनी इस आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते थे, तो इसी क्रम में क्या होता है कि 1952 में इन 6 देशों के द्वारा एक संधि की गई। उस संधि का नाम है पेरिस संधि, और इस संधि के तहत एक कम्युनिटी की स्थापना हुई जिसको यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी कहते हैं। और इस यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी का उद्देश्य था कि जितना भी कोयला और इस्पात है, इन पे किसी भी एक कंट्री का क्या हो, अधिकार ना हो। कोई एक कंट्री जो है इस पे अपना दावा ना करे, बल्कि ये जो 6 सदस्य देश हैं, मतलब बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ये सभी बराबर रूप से कोयला और इस्पात का क्या कर सकें, दावा कर सकें, बराबर रूप से आपस में सहयोग और व्यापार कर सके। ठीक है, तो इस उद्देश्य के साथ सबसे पहले पेरिस की संधि के फलस्वरूप यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी की स्थापना हो जाती है। वो होती है 1952 में। ठीक है, कितने देशों के द्वारा, तो 6 देशों के द्वारा। ठीक है, यहाँ से एक आप कह सकते हो कि शुरुआत होती है एक कम्युनिटी का बनना यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, जो अपने व्यापार को सुधारने के लिए, व्यापार को सुधारने के उद्देश्य से धीरे धीरे एक समुदाय का निर्माण करने में लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसी क्रम में 1957 में होता है रोम का संधि। ठीक है, तो रोम के संधि में जो जो शामिल देश थे वो थे आपके वो 6 देश जो कम्युनिटी की स्थापना किए थे वो, और इसमें पश्चिमी जर्मनी भी शामिल था। और इस संधि के फलस्वरूप क्या होता है कि दो संस्था का स्थापना होता है। ठीक है, जहाँ पे पेरिस की संधि के तहत क्या होता है कि यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी की स्थापना होती है। वहीं पे रोम की संधि के तहत 1957 के तहत 2 नई संस्थाओं का जन्म होता है, और वो 2 नई संस्थाएं जो हैं वो हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। ठीक है, संधि के फलस्वरूप इन 2 संस्थाओं का जन्म होता है, और ये 2 संस्थाएं हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। तो ये रोम का संधि भी बहुत ज़्यादा क्या था, जरूरी था। और ये दोनों संस्थाओं का मेन उद्देश्य था कि आपस में जो सदस्य देश हैं उनमें आर्थिक और नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित क्या हो, सहयोग की भावना देखने को मिले। ठीक है, आपस में एनर्जी का आदान प्रदान हो, आपस में आर्थिक मतलब व्यापार का आदान प्रदान हो, एक दूसरे से परस्पर सहयोग की भावना से व्यापार को करें। तो रोम के संधि के फलस्वरूप ये दो नए संस्थाओं का जन्म हुआ। एक है यूरोपीय आर्थिक समुदाय और दूसरा है यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। ठीक है, और ये दोनों संधि जो है 1958 से लागू कर दी गई। अब बात आता है कि ये दोनों संधियों को क्या होता है अब कि 1967 में
1967 में ये दोनों संस्थाएं जो हैं उनका विलय कर दिया जाता है और ये दोनों संस्थाओं का विलय करके एक नया समुदाय का निर्माण किया जाता है और वो जो समुदाय है उसका नाम था यूरोपीय कम्युनिटी। ध्यान रहे 1967 में आपका यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय दोनों का विलय हो जाता है और ये दोनों विलय होकर एक नए समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं और उस समुदाय का नाम है यूरोपीय कम्युनिटी। ठीक है, सबसे पहले बना कोल एंड स्टील कम्युनिटी, उसके बाद रोम के संधि के फलस्वरूप ये दो नए संस्था बने। अब ये दोनों नए संस्थाओं का विलय करके 1967 में क्या बना दिया गया, यूरोपीय कम्युनिटी बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है 1985 में। 1985 में एक और समझौता होता है जिसको हम लोग शेंगेन समझौता के नाम से जानते हैं। तो इस समझौता के तहत क्या कर दिया गया कि कुछ ऐसे यूरोपीय देश जो यूरोपीय कम्युनिटी के सदस्य नहीं थे, ठीक है, ऐसे देश जो यूरोपीय कम्युनिटी के सदस्य नहीं थे उनको बिना पासपोर्ट को यात्रा करने की इजाज़त दे दी जाती है। मतलब कि जितने भी यूरोपीय कम्युनिटी के कंट्रीज मेंबर थे वो अपने यहाँ ऐसे भी मेंबर को बिना पासपोर्ट का घूमने की इजाज़त दे दिए जो क्या है, हमारे यूरोपीय कम्युनिटी के सदस्य देश के नागरिक नहीं है। तो इस संधि के फलस्वरूप एक बड़ा काम किया गया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बिना पासपोर्ट को गैर नागरिकों के लिए क्या किया गया, सीमाओं को खोल दिया गया कि अब वो देश के नागरिक भी हमारे यहाँ आ जा सकते हैं जो हमारे कम्युनिटी के हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये संधि होता है 1985 में। अब 1986 में क्या होता है कि ईयू का एक नया झंडा तैयार कर लिया जाता है। 1986 में एक यूरोपियन कम्युनिटी के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम को पारित करके ईयू का एक नया झंडा, एक नया फ्लैग तैयार कर लिया गया। तो ये 1986 में नया फ्लैग बना, तो ये डेट भी आपको याद रखना है। और कब बना, तो 1986 में। ठीक है, उसके बाद यूरोपीय यूनियन के निर्माण में एक बहुत ही अहम संधि होता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूरोपीय यूनियन को बनाने के लिए, यूरोपीय यूनियन का आप कह सकते हो कि निर्माण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि की गई। ये संधि है maastricht की संधि जो 1992 में की गई। इस संधि के तहत क्या होता है कि यूरोपीय संघ की औपचारिक स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, इससे पहले यूरोपीय संघ क्या था, बन गया था यूरोपीय कम्युनिटी के नाम से 1967 में। तो अब क्या होता है, maastricht के संधि के फलस्वरूप यूरोपीय कम्युनिटी का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया। मतलब औपचारिक इसका जो नाम है यूरोपीय यूनियन, ये किस संधि के फलस्वरूप हुआ, तो maastricht संधि 1992 के फलस्वरूप। ठीक है, तो इस संधि के माध्यम से सबसे पहले तो यूरोपीय कम्युनिटी को बदल के यूरोपीय संघ कर दिया गया और इस संघ के 3 नए आधार स्तंभों का भी जन्म हुआ जो यूरोपीय संघ के अभिन्न अंग हैं। वो के माध्यम से क्या होता है कि यूरोपीय संघ के 3 आधार स्तंभों का निर्माण होता है। वो 3 आधार स्तंभ हैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय, समान रक्षा और विदेश नीति और घरेलू न्याय के मामले। और अगर हम बात करें कि जो ये maastricht संधि हुआ उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये maastricht संधि नीदरलैंड के maastricht में किया गया। ठीक है, 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के सदस्यों के द्वारा ये संधि की जाती है। 1992 में कहाँ, तो नीदरलैंड में। कब, तो 7 फरवरी 1992 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य यही था कि यूरोपीय एकीकरण को और भी मजबूत किया जा सके, उस भावना को और भी आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ शीत युद्ध की समाप्ति के बाद और भी अधिक प्रोत्साहित होकर इस संधि को टारगेट किया गया। मतलब कि क्या होता है कि 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो ये संधि को बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, बल मिलता है और साथ ही साथ यूरोप में एकीकरण की भावना को भी बढ़ाने का काम ये करता है। ठीक है, पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं कि इस संधि के फलस्वरूप इन 3 मेन आधार स्तंभों का जन्म हुआ जो यूरोपीय आर्थिक आयोग है, और विदेश मामला और समान रक्षा और विदेशी मामले से संबंधित और घरेलू न्याय से संबंधित इन चीज़ों को क्या किया गया, यूरोपीय संघ में शामिल किया गया। इसके साथ ही 1992 के maastricht संधि के द्वारा
बहुत सारे नागरिकता कानून बने, ठीक है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाए गए और इसमें बताया गया कि ऐसे ऐसे सदस्य देश जो यूरोपियन कम्युनिटी के सदस्य हैं वो आपस में नागरिकता को स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब कोई भी सदस्य देश के नागरिक चाहे कि हमको दूसरे देश का नागरिकता लेना है तो उससे संबंधित प्रावधान भी इस संधि में बनाए गए। साथ ही साथ सदस्य देशों के बीच पुलिस और न्यायपालिका के मध्य आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग पर सहमति की भी बात की गई 92 के maastricht संधि के अनुसार। तो वो संधि इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूरोपीय संघ के समूचे बेस को वो निर्माण करता है। इसके अलावा maastricht संधि के तहत सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई, जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। इस बैंक की भी स्थापना कर दी गई और जो यूरोपीय यूनियन का जो मुद्रा है यूरो को के लिए भी क्या किया गया, एक प्रस्ताव रख दिया गया कि जो हमारा जितने भी सदस्य देश हैं उनके लिए भी एक अलग से मुद्रा होगी और उसका नाम होगा यूरो। ठीक है, तो इतने सारे जो उद्देश्य के साथ आपका maastricht संधि किया गया था, जहाँ पे यूरोपीय यूनियन का औपचारिक नाम दिया गया और ईसीबी मतलब सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई, यूरो पे बातचीत किया गया और आपस में जितने भी सदस्य देश थे उनके बीच जो भी आपराधिक मामले हैं उनको मिल के परस्पर भावना से सहयोग के भावना से मिलकर निपटने का प्रयास किया गया। तो ये सारे बातों का जिक्र किया गया आपके किसमें, 92 के maastricht संधि में और ये संधि आपका 1993 से क्या होता है, लागू हो जाता है। अगर हम बात करें 1999 का, तो 1999 में एक मौद्रिक संघ की स्थापना होती है। तो मौद्रिक संघ क्या है, तो मौद्रिक संघ है ऐसे देशों का एक संघ है जो जिनकी मुद्रा जो है वो यूरो है। ठीक है, कि यूरोपीय यूनियन के कितने सदस्य देश हैं, 28 सदस्य देश हैं। तो 28 सदस्य देशों में 19 सदस्य देश ऐसे हैं जिनकी मुद्रा क्या है, यूरो है। ठीक है, ये आपस में यूरो से ही व्यापार और लेन देन करते हैं। तो इन सारे सदस्यों ने मिलकर एक संघ की स्थापना की 1999 में और इस संघ को बोलते हैं मौद्रिक संघ। ठीक है, और यूरो को जो है 2002 में पूर्ण रूप से प्रभाव में ला दिया गया, किसके द्वारा, 19 यूरोपीय संघ के देश के द्वारा। ठीक है, जो भी इस मौद्रिक संघ में शामिल थे उन देशों ने यूरो को अपना मुद्रा मान लिया। इसके बाद होता है 2007 में आपका लिस्बन की संधि। इस संधि को हम सुधार संधि के नाम से भी जानते हैं और इस संधि में क्या होता है कि इससे पहले जो भी एग्रीमेंट्स हुए थे, इससे पहले जो भी ट्रीटीज हुई थी उनमें संशोधन किया गया और उनसे संबंधित बहुत सारे और ईयू से संबंधित उसमें बहुत सारे संवैधानिक आधार का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये संधि कब हुआ, तो ये संधि 13 दिसंबर 2007 को होता है यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा लिस्बन में। कि इस संधि के फलस्वरूप पीछे जो कुछ संधियां थी उनमें बदलाव लाया गया और साथ ही साथ ईयू मतलब जो भी यूरोपीय यूनियन है उसमें संवैधानिक चीज़ों को, संवैधानिक मामलों के नए प्रावधानों का गठन किया गया। ठीक है, तो ये सारे कहानी थे आपके यूरोपीय यूनियन के बनने तक का कि किन किन संधियों के फलस्वरूप कैसे कैसे यूरोपीय संघ का आधार तैयार होता है। तो पता चला कि स्टील और कोल कम्युनिटी से लेकर रोम संधि होता है, उसके बाद शेंजन संधि होता है, 1986 में यूरोपीय यूनियन का झंडा अपनाया जाता है और उसके फलस्वरूप maastricht में जो संधि होता है उसमें यूरोपीय यूनियन को औपचारिक रूप दे दिया गया और इसके साथ ही साथ इसमें मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया गया, लिस्बन की भी संधि कर दी गई और यहाँ से आपका यूरोपीय यूनियन जो है पूरी तरीके से व्यवहार में आ जाता है। तो ये था आपका यूरोपीय यूनियन का बनने का कहानी कि कैसे कैसे किन किन संधियों के फलस्वरूप यूरोपीय यूनियन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि इसका शासन और प्रशासन कैसे चलता है, इसका संगठनात्मक स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या इसके शासन के अंग हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो इसमें है यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ की परिषद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ का न्यायालय और यूरोपीय केंद्रीय बैंक। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके अध्ययन
करते हैं। एक एक करके जानते हैं कि क्या है यूरोपीय संसद और क्या है यूरोपीय संघ की परिषद, यूरोपीय आयोग क्या है और यूरोपीय केंद्रीय बैंक क्या है और उसके कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूरोपीय संसद की। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है आपका यूरोपियन पार्लियामेंट और ये है ब्रुसेल्स में। कहाँ अवस्थित है? तो ब्रुसेल्स में है। और इतना सुंदर है यूरोपीय पार्लियामेंट। यहाँ पे सभी सदस्य देश बैठते हैं और यूरोपीय संघ से संबंधित जितने भी नीति निर्माण है, जितने भी नियम कानून है, उसको संचालित करते हैं। तो आइए जानते हैं यूरोपीय संसद के बारे में। ठीक है, तो यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ के विधानमंडल का आधा भाग निर्मित करती है और आधा भाग यूरोपीय संघ के परिषद के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, मतलब जो आपका यूरोपीय संसद है इसको भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यूरोपीय संघ परिषद के साथ मिलकर। ठीक है, तो यूरोपीय संसद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक 2.5 वर्ष पश्चात संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष होते हैं और जो उनके उपाध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव प्रत्येक 2.5 वर्ष बाद किया जाता है। और इसका चुनाव कौन करते हैं? जो भी यूरोपीय संसद के सदस्य होते हैं। इसके अलावा यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद मिलकर क्या है? कानून का निर्माण करते हैं। मतलब कि कोई भी अगर यूरोपीय संघ से संबंधित कोई भी नियम और कानून आपको बनाना है तो उस नियम कानून को बनाने के लिए यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के जो परिषद हैं ये दोनों मिलकर कोई कानून का निर्माण करेंगे। ठीक है, यूरोपीय संसद के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यूरोपीय संसद के सदस्यों के द्वारा। और उनका मेथड क्या है? तो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग जान गए यूरोपीय पार्लियामेंट जो कानून बनाने की एक संस्था है और वो संस्था जो परिषद के साथ मिलकर कानून बनाती है यूरोपीय संघ के लिए। और यूरोपीय संसद में जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनका 2.5 वर्ष पश्चात क्या होता है? वो नियुक्त किए जाते हैं और जो उनका निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगर अब बात करें यूरोपीय संघ की परिषद की, तो यूरोपीय संघ की परिषद यह अनिवार्य रूप से द्विसदनीय यूरोपीय संघ के विधानमंडल का एक भाग है। विधान मतलब दोनों सदन जो मिलकर कानून बनाते हैं। एक जो यूरोपीय संघ परिषद है जिसको हम कहते हैं EU लेजिस्लेचर के जो पार्ट है, एक जो यूरोपियन काउंसिल है और जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, ये दोनों सदन मिलकर क्या करते हैं? कोई भी विधान बनाते हैं, कोई भी नियम बनाते हैं। और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों की कार्यकारी सरकारों का भी ये क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। कौन? यूरोपीय संघ की परिषद। यह यूनियन में निर्णय लेने वाली क्या है? प्रमुख संस्था है। परिषद की बैठक वर्ष में 4 बार होती है और एवं उसकी अध्यक्षता उस वर्ष के अध्यक्ष राष्ट्र प्रमुख करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूरोपीय संघ की परिषद है उसकी बैठक कितने बार होती है? वर्ष में 4 बार होती है। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो उस वर्ष उस राष्ट्र प्रमुख का अध्यक्ष होता है। तो अब अध्यक्ष कौन होता है? तो यूरोपीय संघ की अध्यक्षता का कार्य प्रत्येक सदस्य देश के क्रमानुसार 6 माह के लिए करते हैं। मतलब कि जितने भी सदस्य में हैं यूरोपीय संघ में, वो सारे सदस्यों का 6 माह के बाद क्या है? ऑटोमेटिक उनका क्रम आते जाता है और अपने अपने बारी के अनुसार वो उसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। परिषद में यूरोपीय संघ के प्रत्येक देश की सरकार के मंत्री चर्चा करने, संशोधन करने, कानूनों को अपनाने और नीतियों के समन्वय के लिए मिलते रहते हैं। ठीक है, जितने भी सदस्य देश हैं यूरोपीय संघ के, वो किसी भी कानून पे बात करने के लिए, बहस करने के लिए, उनमें संशोधन करने के लिए और किसी भी नीति को में समन्वय करने के लिए क्या करते हैं? परिषद में मिलते रहते हैं। ठीक है, परिषद में चर्चा करते रहते हैं। हम कुल मिला के ये कहेंगे किसी भी कानून से संबंधित वाद विवाद, विचार विमर्श, अमेंडमेंट की बातें जो होती हैं वो होती हैं काउंसिल ऑफ यूरोपीय यूनियन में। ठीक है, बैठक में सहमत कार्यों को करने के लिए मंत्रियों के पास अपनी सरकारों को प्रतिबद्ध करने का भी क्या है? अधिकार है। मतलब कि जब किसी बैठक में उनकी सहमति बन जाती है तो वो उस कार्य को प्रतिबद्ध कर सकते हैं, गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि आप जो है ये काम अवश्य करें, क्योंकि यही
एक निर्णायक आप कह सकते हो संस्था है। विधानमंडल का यह भी एक अभिन्न अंग है यूरोपीय संघ का, क्योंकि इसके और यूरोपियन पार्लियामेंट के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। तो जब कानून ये दोनों मतलब लेजिस्लेचर में, जब ईयू के लेजिस्लेचर में जब पास हो जाएगा तो वो कानून बनाने के लिए क्या है, वो गवर्नमेंट वहाँ की प्रतिबद्ध हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग यूरोपीय आयोग की। ठीक है, तो यह यूरोपीय आयोग, जो यूरोपीय आयोग है, यह यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, क्या है, कार्यकारी निकाय है। यह विधायी प्रक्रियाओं के प्रति उत्तरदायी है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम लोगों ने जो यूरोपीय संसद और यूरोपीय काउंसिल को पढ़ा, वो दोनों क्या है, वो दोनों हमारे विधायी निकाय हैं। और यूरोपीय आयोग जो है क्या है, वो कार्यकारी निकाय है। ठीक है, यह विधायी प्रक्रियाओं के प्रति उत्तरदायी है, मतलब जितने भी विधायी एक्टिविटीज होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यह विधानों को प्रस्तावित करने, निर्णयों को लागू करने और यूरोपीय संघ की संधियों को बरकरार रखने और यूरोपीय संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों के प्रबंधन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। इसमें सभी 28 सदस्य देशों में से एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जितने भी कंट्रीज मेंबर है 28, उनमें से किसी एक देश को इसका प्रतिनिधि, इस कमीशन का प्रतिनिधि अपॉइंट किया जाता है। आयोग का एक अध्यक्ष भी होता है जो परिषद द्वारा नामित और संसद द्वारा अनुमोदित होता है, मतलब कि उसको नामित करता है काउंसिल और संसद के द्वारा निर्वाचित होकर क्या होता है, वो अध्यक्ष के पद पर जाता है। ठीक है, और ध्यान ये भी रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो है एक सदस्य देश में से इसका जो है एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया जाता है। आयोग 28 सदस्यों में से जो ये यूरोपीय आयोग है, यह 28 सदस्य देशों के साथ एक कैबिनेट सरकार के रूप में कार्य करता है। प्रति सदस्य देश में से एक सदस्य आयोग में शामिल होता है। मतलब जो इसका कैबिनेट है, इस कैबिनेट के मेंबर में कितने होंगे, एक तो उसका अध्यक्ष होगा जो काउंसिल के द्वारा नामित होगा और फिर संसद के द्वारा अनुमोदित होकर आता है। इसके अलावा इसके कैबिनेट में सारे सदस्यों के एक एक सारे मतलब सदस्य देशों के द्वारा एक एक सदस्य होते हैं। मतलब 28 सदस्य हैं, तो उनमें से 28 सदस्य देशों में से चुनकर कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा और बाकी 28 सदस्य देश में क्या है, सभी सदस्य देशों से एक एक व्यक्ति क्या होगा, इसके कैबिनेट का हिस्सा होगा। इन सदस्य का प्रस्ताव सदस्य देशों द्वारा ही किया जाता है, जिसे यूरोपीय संसद द्वारा अंतिम स्वीकृति दी जाती है। जो ये सदस्य देश हैं, इनका प्रस्ताव, इन सदस्यों का प्रस्ताव जो है इन्हीं देशों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन कौन सदस्य बनेगा इसकी अंतिम स्वीकृति जो है यूरोपीय संसद देती है कि कौन कौन कैबिनेट के मेंबर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यूरोपीय संघ की न्यायालय की। न्यायालय कैसा है, उसका क्या काम है। तो सबसे पहले कि जो यूरोपीय संघ का न्यायालय है वह स्थित है आपका लग्जमबर्ग में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि जो यूरोपीय संघ का न्यायालय है वो कहाँ पे है, लग्जमबर्ग में है। और इसमें 3 अलग अलग न्यायालय है। ठीक है, इस न्यायालय के क्या है, 3 अलग अलग न्यायालय हैं। एक है कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है जनरल कोर्ट और एक है सिविल सेवा अधिकरण। और ये तीनों अपने अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि ये संघ का न्यायालय कहाँ है, लग्जमबर्ग में है। ठीक है, यह न्यायालय मुख्य रूप से यूरोपीय संघ की विधियों, सदस्य देशों की विधियों से होने वाले टकराव के मामले को देखता है। मतलब कि जितने भी कंट्रीज मेंबर हैं उनके जो लॉ हैं और यूरोपीय संघ के अंतर्गत जो लॉ बने हुए हैं, अगर इन दोनों के बीच किसी भी तरीके का मतभेद होता है तो उससे संबंधित देख रेख करता है यूरोपीय संघ का न्यायालय। इस न्यायालय के सभी सदस्यों में से एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करते जाना है कि जो ये न्यायालय होते हैं, इन न्यायालयों में जितने भी सदस्य देश हैं उन्हीं में से किसी एक को न्यायाधीश बनाया जाता है और उनका कार्यकाल कितना होता है, तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं यूरोपीय केंद्रीय बैंक के बारे में। ठीक है, तो ईयू के जितने भी सदस्य देश हैं, ऐसे सदस्य देश जो यूरोजोन में शामिल है। ठीक है, अब यूरोजोन क्या है अभी हम आपको बताते हैं। तो ऐसे सदस्य देश जो यूरोजोन में शामिल हैं उनके लिए यह
केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है और साथ ही साथ यह सदस्य देशों की मौद्रिक नीति पर नियंत्रण भी रखता है। और इस बैंक का जो मुख्य लक्ष्य है वह यह है कि मूल्यों की स्थिरता बनाए रखे। ठीक है, इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यूरोपियन बैंक है सेंट्रल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और इस बैंक की स्थापना की गई थी एम्स्टर्डम संधि 1998 के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे ना यूरोजोन क्या है, तो यूरोजोन के बारे में बात करते हैं। इससे पहले भी हम आपको बताए थे मौद्रिक संघ बताए थे ना, तो उसी से रिलेटेड है आपका यूरोजोन। आइए जानते हैं, तो यूरोजोन क्या है। यूरोजोन जिसकी स्थापना की गई थी 1992 के, आप कह सकते हो मैस्ट्रिक्ट संधि के बाद जो 3 स्तंभ बनाए गए थे, उन्हीं तीनों स्तंभों में से यह एक है। तो ऐसे देश जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हैं उनको यूरोजोन कहा जाता है। मेनली यूरोजोन इसलिए कहा जाता है कि ये उन सदस्य देशों का ग्रुप है, उन सदस्य देशों का समुदाय है जिनकी मुद्रा यूरो है। ठीक है, जिनकी मुद्रा यूरो है। तो यह यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 19 देशों का एक मौद्रिक संघ है जिन्होंने अपने देश की मुद्रा के स्थान पर यूरो को अपनी वैधानिक मुद्रा के तौर पे अपना लिया है। तो इन्हीं सदस्य देशों को यूरोजोन या यूरोपीय आर्थिक कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक जो है यूरोजोन की मौद्रिक नीति को तय करता है और इसका मेन काम क्या है। तो 2007-8 के आर्थिक संकट के पश्चात यूरोजोन ने अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए उन्हें आपातकालीन ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित कुछ प्रावधान किए जिन्हें बेल आउट पैकेज कहा जाता है। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये पूछे कि बेल आउट पैकेज किससे संबंधित है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यह यूरोपीय यूनियन से पहले संबंधित है और EEC से संबंधित है। और क्या इसका काम है, आपातकालीन ऋण से संबंधित है। ठीक है, जो 2007-8 में आर्थिक मंदी हुआ था उसके लिए बहुत सारे सदस्य देशों को ऋण दिलाए थे। तो उसी ऋण को, उसी प्रावधान को, एक ऋण का जो बेल आउट पैकेज है उन्हीं ऋणों में से एक था। इसलिए अगर क्वेश्चन कभी आए बेल आउट पैकेज, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आपातकालीन ऋण से संबंधित है जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय से के परिणाम स्वरूप आया है। ठीक है, तो EEC का मेन उद्देश्य क्या है कि जितने भी सदस्य देश हैं उनमें आपस में उस मुद्रा की वैधानिकता को बनाए रखना। और सेंट्रल बैंक का काम है कि यूरोजोन के जो भी देश हैं उनकी मौद्रिक नीति तय करना। और यूरोजोन के सदस्य देशों में जो आपातकाल के समय जो ऋण दिया जाता है या जो ऋण दिया गया उसी से संबंधित है आपका बेल आउट पैकेज। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये जाने कि EEC क्या है और वो सारे सभी शासन के अंगों के बारे में पढ़े जो यूरोपीय यूनियन के अंग हैं, चाहे वो संसद है, चाहे वो परिषद है, चाहे वो यूरोपीय संघ का न्यायालय है, चाहे फिर बात करें हम यूरोपीय आयोग है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा किए और साथ ही साथ हम ये जाने कि किस प्रकार हमारा यूरोपीय यूनियन का गठन हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ, दूसरे पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।